उत्तराखंड के जंगलों के बीच में एक छोटी सी घाटी है जहां पर कुछ ही घर है। दरअसल ये बहुत ही छोटा गांव है। गांव से दूर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। हर शाम की तरह निशांत, अजय और अमन ट्यूशन से लौट रहे होते हैं और तभी अचानक से बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है। इनके पास न छाता है न रेनकोट, क्योंकि ये बिन मौसम की बरसात है। अरे बाप रे, हमें जल्द से जल्द कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, वरना हमारी किताबें भीग जाएंगी। चलो पहाड़ पर बने उस घर पर चलते हैं। सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। जब बारिश बंद हो जाएगी तो हम अपने घर लौट चलेंगे। और अब ये तीनों के तीनों उस खंडर नुमा घर में पहुंच जाते हैं जो कई सालों से बंद है। ये घर के दरवाजे को खोलते हैं। जैसे ही ये घर के अंदर जाते हैं, बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है। निशांत, तुम तो बहुत समझदार हो। अगर हम घर के अंदर नहीं आते तो हमारे साथ हमारी किताबें भी भीग जाती। ये तीनों के तीनों बारिश के बंद होने का इंतजार करते हैं, लेकिन बहुत देर तक बारिश नहीं होती। और क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जल्दी अंधेरा हो जाता है। यार, अंधेरा होने वाला है। हमें यहाँ आग जलाने का इंतजाम करना होगा। चलो देखते हैं, घर के अंदर कहीं लकड़ी मिल जाए। लकड़ियाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन माचिस कहाँ है? माचिस मेरे पास है। माँ ने कहा था कि ट्यूशन से लौटते वक्त माचिस ले आना, इसीलिए ट्यूशन जाते ही मैंने माचिस खरीद ली थी। और अब ये तीनों के तीनों घर के अंदर लकड़ियां ढूंढते हैं। जल्दी नहीं लकड़ियां मिल जाती हैं, जिसके बाद ये उन लकड़ियों को जलाकर आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं। कुछ देर इसी तरह से बैठने के बाद इन्हें बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, जो कि सन्नाटे की हवा की आवाजें हैं। यादी कैसी आवाजें? ऐसा लगता है कि बाहर कोई चुड़ैल है। तू भी पागल है। इस दुनिया में कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हो, ये सब कहानियों में ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इस दुनिया में चुड़ैलें होती हैं। मेरी दादी ने मुझे कहानी सुनाई थी, जो कि उनके वक्त की सच्ची कहानी है। अगर तुम चाहो तो वो किस्सा मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। हम उस किस्से को सुनना चाहते हैं। राजू, पिंकी और गुनगुन मानपुर गांव में रहते हैं। ये तीनों प्लान बनाते हैं कि नदी के पास क्रिकेट खेलने जाएंगे, जहां पर कोई नहीं जाता। और जब ये तीनों वहां पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो राजू एक जोर से शॉट लगाता है और गेंद नदी के पास बने एक खंडर के अंदर चली जाती है। राजू, ये तूने क्या किया? इतनी जोर से शॉट क्यों मारा? अरे यार राजू, बॉल तो उस डरावने खंडर में चली गई। अब कौन निकालेगा जाकर? तुम लोग तो बहुत डरपोक हो। खंडर में जाने में कैसा डर? मैं तुम लोगों जैसा डरपोक नहीं हूँ। मैं जाऊंगा बॉल लेने। राजू की बात सुनकर पिंकी और गुनगुन डर जाते हैं, क्योंकि खंडहर के अंदर कभी कोई नहीं जाता। नहीं राजू, वहाँ मम्मी ने जाने के लिए मना किया है। हाँ राजू, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अरे डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तुम लोग तो यूं ही डरते हो। चलो हम तीनों साथ में चलते हैं, जल्दी से बॉल लेकर आ जाएंगे। नहीं राजू, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। गुनगुन सही बोल रही है। अरे कुछ नहीं होगा पिंकी, तुम लोग क्यों इतना डरते हो? चलो ना, हम तीनों साथ में चलते हैं, जल्दी से बॉल लेकर आ जाएंगे। राजू के जिद करने पर पिंकी और गुनगुन भी उसके साथ चले जाते हैं। और जब ये अंदर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि ये एक काला पुराना जला हुआ खंडहर है। राजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें वहाँ अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ राजू, पड़ोस वाली आंटी बता रही थी कि यहाँ पर चुड़ैल भी रहती है। राजू जोर जोर से हंसने लगता है। तुम लोग कैसी बातें करते हो? भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। वो देखो, वहाँ पड़ी है बॉल। तुम दोनों यहीं रुको, मैं उठा कर लाता हूँ। राजू जैसे ही बॉल को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, बॉल और भी अंदर चली जाती है। राजू उस बॉल के पीछे पीछे खंडहर के अंदर चला जाता है। अरे राजू, तुम अंदर क्यों जा रहे हो? राजू, चलो पिंकी, अभी अंदर चलते हैं। राजू अकेला अंदर चला गया है। पिंकी और गुनगुन भी राजू के पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। और जब ये तीनों के तीनों एक कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत पुराने बड़े बड़े बक्से रखे हुए हैं। पिंकी और गुनगुन भी उन पुराने बक्सों को देखकर डर जाते हैं। यहाँ इतना सारा सामान किसका है? हाँ, ये तो एक खंडर है, पर
इतना सारा सामान किसका रखा हुआ है? यहाँ इतना सारा सामान किसका है? चलो खोल कर देखते हैं। नहीं राजू, इस सामान को हाथ लगाना ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं होता गुनगुन, तुम बहुत डरपोक हो। कम से कम खोल कर तो देखें इसमें है क्या। राजू आगे जाता है और एक बक्से को खोलता है और तभी वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती है। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है, पर जल्दी वो हवाएं शांत हो जाती है। राजू देखता है कि उस बक्से के अंदर राजा महाराजाओं के पुराने कपड़े हैं। ये देखो पिंकी, इसमें तो कपड़े हैं। अरे वाह, ये कितने सुंदर कपड़े हैं। गुनगुन भी एक बक्से को खोलती है जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात गहने होते हैं। ये एक तरह का पुराना खजाना है जिसे देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं। राजू पिंकी, ये देखो, यहाँ पर तो बहुत सारे गहने हैं। ये तो किसी राजा महाराजा का सामान लगता है। चलो हम इसे पहन कर देखते हैं। नहीं पिंकी, ये पता नहीं किसका सामान है, हमें नहीं पहनना चाहिए इसे। मैं घर ले जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ गुनगुन, सिर्फ यहीं पर पहनने के लिए बोल रही हूँ। पिंकी गुनगुन की बात नहीं सुनती और रानी की एक ड्रेस उठाती है जो बहुत बड़ी होती है, लेकिन फिर भी वो उस ड्रेस को पहन लेती है। साथ ही वो कुछ गहने भी पहनती है। ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे ही वो पिंकी को देखते हैं तो डर से कांपने लगते हैं। उनके माथे पर पसीना आ जाता है। क्या हुआ? तुम लोग डर क्यों रहे हो? पिंकी, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? वहीं पीछे एक आईना होता है। पिंकी पलटकर अपना चेहरा आईने में देखती है तो खुद भी डर जाती है, क्योंकि अब उसका चेहरा एक चुड़ैल का चेहरा बन चुका है। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये इतना डरावना कैसे हो गया? क्या हो गया मेरे चेहरे को? पिंकी, तुम परेशान मत हो। तभी पिंकी जोर जोर से हंसने लगती है और हवा में उड़ जाती है। तुम लोगों ने इस खजाने को खोलकर मेरी सोई हुई आत्मा को फिर से जगा दिया है। मैं 20 सालों से इस खजाने में कैद थी और अब जाके मुझे आजादी मिली है। राजू और गुनगुन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। प्लीज पिंकी को छोड़ दो, प्लीज उसको छोड़ दो, उसके साथ कुछ मत करना। मुझे किसी का शरीर चाहिए था और अब मैं तो इसी शरीर में रहूंगी और तुम लोग भी जिंदा नहीं बचोगे। राजू और गुनगुन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उन दोनों को हवा में उठाकर नीचे जमीन पर पटक देती है और ये दोनों किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए दूसरे कमरे में जाकर छुप जाते हैं। और अब पिंकी, जिसके शरीर में चुड़ैल है, वो इन दोनों को ढूंढ रही है। मुझसे नहीं बचोगे तुम दोनों, मुझसे बचकर नहीं जा सकते। अब क्या करेंगे गुनगुन? हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हमें कुछ सोचना पड़ेगा राजू। सिर्फ हम दोनों को नहीं, हमें पिंकी को भी यहाँ से बाहर निकालना होगा। कहाँ छुप गए तुम दोनों? बाहर आ जाओ। तभी गुनगुन को एक आइडिया आता है। राजू, मैंने टीवी में देखा था कि अगर इसके कपड़ों को जला दिया जाए तो ये आत्मा भी खत्म हो जाती है। हम भी ऐसा करके देखते हैं एक बार। लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे? ऐसा करते हैं, तुम इस चुड़ैल का ध्यान भटकाओ और मैं इसके सारे खजाने में आग लगा देती हूँ। शायद ऐसा करने से हम अपनी दोस्त पिंकी को भी बचा पाएंगे और हम भी बच पाएंगे। ठीक है गुनगुन। तभी राजू उस चुड़ैल के सामने आ जाता है। ले, मैं आ गया तेरे सामने, बता अब क्या करेगी? राजू के हाथ में उसकी वही बॉल होती है जिसे वो चुड़ैल के चेहरे की तरफ फेंकता है। मेरे साथ इतनी बदतमीजी, रुक अभी बताती हूँ तुझे। चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालकर राजू की तरफ फेंकती है, लेकिन राजू वहां से भाग जाता है।
इसी बात का फायदा गुनगुन उठाती है और वो वहां पर पड़े पत्तों और पेपर में आग लगाकर उस आग को लेकर कपड़े वाले बक्से की तरफ भागती है और सारी पेटियों में आग लगा देती है। आग पूरे के पूरे खंडहर में फैल जाती है। नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया? ये तुमने सही नहीं किया। नहीं। चुड़ैल तड़पने लगती है और उसकी आत्मा पिंकी के शरीर से बाहर आ जाती है। पिंकी जल्दी से अपने पहने हुए चुड़ैल के कपड़ों को उतार कर आग में फेंक देती है और जैसे ही वो कपड़े जलते हैं चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है। राजू और गुनगुन दौड़कर पिंकी के पास आते हैं, उसे अपने गले से लगा लेते हैं और जल्द से जल्द खंडहर से बाहर आ जाते हैं। और अब पूरा खंडहर जल रहा है, जिसके साथ वो तीनों के तीनों बक्से भी जल जाते हैं। यार निशांत, तेरी कहानी तो सच में बहुत ज्यादा डरावनी थी। हाँ भाई, डरावनी तो थी, पर तुम्हें शायद ये पता ना हो कि आज से कई साल पहले मेरी नानी के गांव में क्या हुआ था। नानी के गांव में क्या हुआ था भाई? वहां भाई, मेरी नानी ने मुझे अपने गांव की एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी थी, चंदन अपने खेत में खेती कर रहा होता है, तभी खेत की जुताई करते समय उसे जमीन के अंदर से काले रंग के कपड़े पहने अजीब सी डरावनी गुड़िया मिलती है। अरे ये क्या है? ये तो किसी गुड़िया की तरह लग रही है, लेकिन ये इतनी अजीब क्यों है? चंदन उस गुड़िया को अपने साथ अपने घर ले आ पाए और कुर्सी पर रख दे पाए, जिसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर जब कील पर टांग रहा होता है तभी उसकी उंगली पर कील चुभ जाती है और उंगली से खून निकल कर उस गुड़िया के ऊपर गिर जाता है। खून गिरने की वजह से गुड़िया के अंदर जान आ जाती है, वो हंसने लगती है, उसकी आंखें चमकने लगती है, जो देखकर चंदन चौंक जाता है। हाँ? ये इस गुड़िया को क्या हो रहा है? चंदन जब उस गुड़िया को देख रहा होता है तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। गुड़िया की आंखों में जो चमक होती है, अब वही चमक चंदन की आंखों में है। अगले दिन सभी लोग गांव में मेले की बात कर रहे होते हैं। इस बार बहुत अच्छा मेला लगा है हमारे गांव में। हाँ, मैंने भी सुना है, इस बार बहुत बड़ा मेला लगा है, बहुत सारी दुकानें और झूले आए हैं। तो चलते हैं फिर मेले में, देर किस बात की है? लेकिन चंदन दिखाई नहीं दे रहा, वो आ जाता तो उसे भी साथ ले चलते। तभी वहां पर चंदन आता है, जिसके पास एक झोला है और उस झोले के अंदर वही गुड़िया है। लो, चंदन भी आ गया। आ जाओ चंदन, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। रात की घटना के बाद चंदन के हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो बस एक टक बिना पल के झपकाए लोगों को देख रहा होता है। क्यों? मुझे क्यों याद कर रहे थे? अरे वो गांव में मेला लगा है ना, तो हम लोग वहीं जा रहे थे, तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब तुम आ गए हो तो चलो साथ में। ठीक है, चलो मेले में चलते हैं। गांव वालों के साथ चंदन भी मेले के लिए निकल पड़ता है। जल्दी ये मेले में पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत चहल पहल होती है। ये एक चूड़ी की दुकान पर जाते हैं, जहां पर एक लड़की चूड़ी पहन रही होती है। भैया, वो हरी वाली चूड़ी दिखाना। तभी चूड़ी वाले से चूड़ी टूट जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। क्या भैया, आपने तो मुझे चोट लगा दी। माफ करना बहन, गलती से लग गया। खून देखकर चंदन की आंखें चमकने लगती है। वो उस लड़की का हाथ पकड़कर खून चूसना शुरू कर देता है। वो लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन चंदन उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसका बहुत सारा खून चूस लेता है, जिससे वो लड़की बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। चंदन, ये तूने क्या किया? ये नजारा देख मेले में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मदन लड़की की नब्ज चेक करता है। और ये लड़की तो मर गई। चंदन ने इसका सारा खून पी लिया। चंदन, तू पागल हो गया है, ये तूने क्या किया? चंदन मदन की बात का कोई जवाब नहीं देता और शैतान की तरह अपनी चमत्कार पथराई हुई आंखों के साथ जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर उसके दोस्त भी डर जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी रामू गिर जाता है और उसका सर पत्थर से टकराता और खून निकलने लगता है।
रामू भाग यहाँ से जल्दी, चंदन तेरे पीछे आ रहा है। भाई भाग यहाँ से, भाग। पर इससे पहले कि रामू भागता, चंदन उसके पास आकर उसके शरीर का सारा खून चूस कर उसे मार देता है। चंदन के अंदर लगता है कोई शैतानी आत्मा आ गई है, ये लोगों का खून पीने लगा है। भागो यहाँ से, भागो। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। चंदन के झोले में जो गुड़िया है उसकी आंखें भी उसी तरह चमक रही होती है जिस तरह चंदन की आंखें चमक रही है। इसके बाद चंदन अपने घर आता है और जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो उसके मुंह पर, उसके शरीर पर खून लगा होता है। वो झोले से अपनी गुड़िया निकालता है। शाबाश मेरे चेले, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। बस इसी तरह से करते रहो तो बहुत जल्दी मैं जिंदा हो जाऊंगा और ताकतवर भी। गुड़िया और चंदन दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। माधव और मदन भी अब गांव पहुंच चुके हैं। वो सबको चंदन के बारे में बता देते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो चंदन बिल्कुल ठीक था। काका आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन आज जो हमने देखा आप विश्वास नहीं करोगे। वो लोगों का खून पी रहा था। यहाँ तक कि उसने तो अपने दोस्त रामू को भी नहीं छोड़ा। उसने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया और उसे मार डाला। अगर ऐसा है तो चंदन हमारे लिए जान का खतरा बन चुका है। हमें उसे इस गांव से निकालना होगा। काका उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई शैतानी आत्मा आ गई हो और वो आत्मा ही उससे ये सब करवा रही है, वरना ऐसे जिंदा लोगों का खून कौन पीता है? माधव, तुम्हारी बातों से लगता है कि रक्त पिशाच तुम्हारा जिंदा हो चुका है। रक्त पिशाच? वो क्या होता है काका? रक्त पिशाच? बहुत साल पहले इस गांव में ऐसे ही हादसे हुआ करते थे। एक बूढ़ा आदमी था जो जिंदा लोगों का खून पीता था, क्योंकि उसे रक्त पिशाच ने अपने काबू में कर लिया था। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो गांव ने एक तांत्रिक को बुलाकर उस रक्त पिशाच की आत्मा को एक गुड़िया के अंदर कैद कर दिया और गांव से बाहर मिट्टी के अंदर गड़वा दिया। जिस तरह से तुम बता रहे हो सकता है कि रक्त पिशाच वापस जिंदा हो गया हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। उस आदमी की बात सुनकर सभी डर जाते हैं। लेकिन काका अब हम क्या करेंगे? अगर सच में रक्त पिशाच जिंदा हो गया है तो हमें उसे छुटकारा पाना ही होगा, लेकिन हम कैसे उसे फिर से कैद करेंगे? इसका उपाय सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, भूतेश्वर बाबा। वही चंदन झोले में गुड़िया लिए इधर उधर भटक रहा होता है क्योंकि उसे खून की तलाश है। तभी वो देखता है कि एक लड़के के घुटने में चोट लगी है जहां से खून निकल रहा है। चंदन उसके पास जाता है और उसके घुटने से उसके शरीर का पूरा खून चूस लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ गांव वाले भूतेश्वर बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जो जंगल के बीचों बीच एक गुफा में रहते हैं। हालांकि वो आंखों से अंधे हैं, लेकिन वो इतने बड़े तपस्वी हैं कि अपने मन की आंखों से सब कुछ देख सकते हैं। किसी ने उस रक्त पिशाच को जिंदा कर दिया है। माधव और मदन दोनों चौंक जाते हैं कि बाबा को सब कुछ पहले से कैसे पता है। बाबा हमारे दोस्त को बचा लीजिए, उस रक्त पिशाच ने हमारे दोस्त चंदन को अपने काबू में कर लिया है। चंदन ने गलती से रक्त पिशाच को गैस से छुड़ाया और उसे जिंदा किया। उसकी एक गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। बाबा गांव को आपकी जरूरत है, गांव को इस संकट से बचा लीजिए बाबा। हाँ ठीक है, 2 दिनों के बाद अमावस की रात है। तुम सबको कैसे भी करके चंदन को और उसकी गुड़िया को यहाँ गुफा तक लाना होगा। बाबा की बात मानकर सभी लोग गांव में वापस लौट जाते हैं, जिसके बाद माधव और मदन को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो चंदन को गुफा में लेकर जाएंगे, क्योंकि चंदन उनका दोस्त है। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए और दोस्त की जान के लिए हम ये काम करेंगे। चंदन कितने दिन हो गए हम लोग जंगल में नहीं घूमने गए। हाँ चंदन, एक काम करते हैं, कल अपन जंगल चलते हैं, रात वहीं बिताएंगे, बड़ा मजा आएगा। चंदन अजीब सा व्यवहार करता है। माधव और मदन दोनों डर जाते हैं, लेकिन फिर चंदन नॉर्मल होकर कहता है,
हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं ना, कल जंगल चलते हैं। माधव और मदन वहां से गांव वालों के पास जाते हैं और सबको बताते हैं कि हमने चंदन को मना लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि माधव, मदन और चंदन तीनों जंगल के रास्ते बाबा की गुफा की तरफ जा रहे हैं। जल्दी ये गुफा के पास पहुंच जाते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ी देर इस गुफा में इंतजार कर लेते हैं। थक गया हूँ मैं चलते चलते। हाँ हाँ, कुछ देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये तीनों के तीनों गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि भूतेश्वर बाबा एक हवन कुंड चलाकर बैठे हुए हैं। जैसे ये तीनों बाबा के सामने पहुंचते हैं, चंदन खटपटा में लगता है। उसके झोले के अंदर जो रक्त पिशाच वाली गुड़िया होती है, वो अपने आप ही झोले से बाहर निकल जाती है। फिर आ गया तू, इस बार तेरा कोई अच्छा इलाज करना पड़ेगा। धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया, मुझको धोखे से यहाँ पर लाया गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा माधव मदन। चंदन माधव और मदन की तरफ बढ़ता है और अपने हाथों से उसका गला पकड़ लेता है। बाबा एक मंत्र पढ़कर अपना हाथ चंदन की तरफ बढ़ाते हैं, जिससे चंदन दूर जाकर गिरता है और माधव और मदन एक जगह जाकर छुप जाते हैं। चंदन वापस आता है और बाबा के ऊपर हमला करता है, लेकिन बाबा अपने त्रिशूल से चंदन पर वार करते हैं और उसे हवा में टांग देते हैं। भूतेश्वर बाबा पर हमला करना इतना आसान नहीं है बेटा। बाबा चंदन को नीचे पटकते हैं और चंदन बेहोश हो जाता है। तभी रक्त पिशाच वाली गुड़िया एक कमजोर लेकिन डरावने इंसान के रूप में बदल जाती है। तुमने पहले भी मुझे कैद कर दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। इस बार मैं तुम्हें ऐसा गायब करूंगा कि तू कभी लौटकर वापस नहीं आ पाएगा। तभी चंदन होश में आ जाता है, पर इससे पहले कि वो भूतेश्वर बाबा के ऊपर हमला करता, वो उनके ऊपर मंत्रों वाली राख फेंकते हैं, जिससे चंदन और रक्त पिशाच दोनों तरफ में लगते हैं। बाबा माधव और मदन को इशारा करते हैं, जल्दी से ये गुड़िया उठाकर मुझे दो। मदन दौड़कर गुड़िया के पास जाता है और गुड़िया को बाबा को दे देता है। गुड़िया के ऊपर बाबा लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं और उसे हवन कुंड में डाल देते हैं। ओम ओम जय शंभू। गुड़िया जलने लगती है। जिस तरह से गुड़िया जल रही होती है, ठीक उसी तरह से रक्त पिशाच भी जलने लगता है। उसके अंदर जितना भी रक्त होता है, वो सब का सब भाव बनकर हवा में उड़ जाता है और चंद ही पलों में रक्त पिशाच जलकर राख का ढेर बन जाता है। चंदन भी बेहोश हो चुका है। मदन और माधव उसके पास जाते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, जिससे वो होश में आ जाता है। चंदन, चंदन, तू ठीक है ना? अब तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक है। ये रक्त पिशाच के चुंगल से पूरी तरह से आजाद हो चुका है। चंदन, माधव और मदन तीनों बाबा को प्रणाम करते हैं और बाबा रक्त पिशाच की राख ग्लब में पैर से मसल देते हैं। यार अमन, तेरी कहानी सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए। क्या सच में तेरी नानी के गांव में ये सब हुआ था? हाँ भाई, हाँ, ये सब सच है और ये सच में हुआ था। भाई, ये सब भूत प्रेत सच में होते हैं।